सोचिए, सिर्फ 2 साल, और इन 2 सालों में एक इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया और उसकी जगह 2 नए देश बन गए। आज हम 20वीं सदी के सबसे नाटकीय कहानियों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। वो कहानी है भारत में ब्रिटिश राज के खात्मे की। देखिए, 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य की हालत खस्ता हो चुकी थी। आर्थिक तौर पर, सैनिक तौर पर वो पूरी तरह से थक चुके थे। और फिर ठीक 2 साल बाद 1947 में उन्होंने भारत छोड़ दिया। इतनी तेजी से इतिहास में शायद ही कभी पावर का इतना बड़ा ट्रांसफर हुआ हो। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर उन 24 महीनों में हुआ क्या था? कैसे इतने बड़े देश की किस्मत का फैसला हो गया? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी ऐतिहासिक पहेली की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो आखिरी कोशिश, फिर भारत की किस्मत लिखने का काम, इसके बाद एक मिली-जुली सरकार का एक्सपेरिमेंट, फिर वो मोड़ जब सब कुछ पिघल गया, और आखिर में एक नई सुबह और एक दुखद जन्म की कहानी। तो चलिए कहानी में सीधे चलते हैं। बात शुरू होती है 1946 से। अंग्रेजों ने एक कोशिश की, कह सकते हैं कि उनकी सबसे बड़ी और आखिरी कोशिश थी एक ऐसे भारत के लिए जो आज़ाद भी हो और एक भी रहे। तारीख थी 24 मार्च 1946। ब्रिटेन के 3 सबसे बड़े मंत्री दिल्ली आए। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। पहला, भारतीयों की मदद करना ताकि वो अपना संविधान बना सकें, और दूसरा, पावर ट्रांसफर के लिए एक अंतरिम मतलब एक टेम्परेरी सरकार बनवाना। शुरुआत में इस प्लान को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। ऐसा लगा कि शायद एक साथ शांति से भारत आज़ाद हो जाएगा। ये सपना सच होता दिख रहा था। यहाँ तक कि खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि इस प्लान में वो बीज हैं जो इस दुखी धरती को उसकी तकलीफों से आज़ाद कर सकते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ? इस कैबिनेट मिशन का जो पहला और सबसे बड़ा नतीजा निकला वो था एक ऐसी बॉडी का बनना जिसका काम था देश का नया संविधान लिखना, और इसे नाम दिया गया संविधान सभा। अब जरा सोचिए, इतने बड़े और अलग-अलग तरह के लोगों वाले देश को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो इसका जो हल निकाला गया वो जितना सिंपल था उतना ही पावरफुल भी था। हर 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि। ये तरीका था ये पक्का करने का कि भारत के हर कोने से हर आवाज सुनी जाए। फिर जुलाई 1946 में हुए चुनाव। नतीजों में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला, 208 सीटें। लेकिन मुस्लिम लीग ने भी 73 सीटें जीतकर ये साफ कर दिया कि वो भी एक बड़ी ताकत है। और ये जो नंबर थे ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये आने वाले वक्त में होने वाले टकराव का एक साफ साफ इशारा थे। और बस यहीं से भारत का भविष्य लिखा जाना शुरू हो गया। 9 दिसंबर 1946, वो दिन जब भारत की किस्मत लिखने वाले लोग पहली बार एक साथ बैठे। पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। एक तरफ संविधान लिखने का काम शुरू हो चुका था, लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। ये थी अंतरिम सरकार। इसे सेल्फ रूल के लिए एक तरह की टेस्ट ड्राइव समझ सकते हैं, जहां भारतीय नेता पहली बार देश चला रहे थे। हाँ, वाइसरॉय की देखरेख में। तो 2 सितंबर 1946 को इस पहली अंतरिम सरकार ने शपथ ली। सोचिए, ये पहली बार था जब भारतीय लीडर्स असल में देश के बड़े बड़े मामले देख रहे थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो सरदार पटेल ने गृह मंत्रालय जैसा पावरफुल डिपार्टमेंट संभाला। वाकई ये एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हवा में था, क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन थे, क्या वो सच में मिलकर सरकार चला सकते थे? यही वो सवाल था जिस पर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ था। कुछ हफ्तों की आनाकानी के बाद आखिरकार अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल होने को तैयार हो गई, और बस इसी एक फैसले ने इस पूरे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और तनाव से भरा बना दिया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान को बनाया गया वित्त मंत्री। उन्होंने आते ही एक ऐसा बजट पेश किया जिसने कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों पर भारी टैक्स लगा दिया। अब ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल दांव था जिसने सरकार के अंदर जो दरारें थीं उन्हें और भी गहरा कर दिया। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लेती है। मिलकर काम करने की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थीं वो सब टूट गईं, और अब वो पल आने वाले थे जिन्होंने भारत के बंटवारे को लगभग तय ही कर दिया था। एक तारीख 16 अगस्त 1946। ये तारीख इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई।
इसी दिन मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, मतलब सीधी कार्रवाई का दिन। इसका मकसद था एक अलग देश पाकिस्तान की मांग के लिए अपनी ताकत दिखाना। लेकिन ये सिर्फ कोई राजनीतिक नारा बनकर नहीं रहा, ये सड़कों पर हिंसा का एक ऐसा ज्वालामुखी बन गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि बंटवारे का विरोध नहीं हो रहा था, विरोध भी बहुत जोरदार था। खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारे के लिए मानती है तो वो मेरी लाश पर से होगा। उनकी इस आवाज में लाखों करोड़ों लोगों का दर्द छिपा था। इसके बाद तो जैसे वक्त ने एकदम से रफ्तार पकड़ ली। फरवरी 1947 में अंग्रेजों ने ऐलान किया कि वो जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। मार्च में आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन आए। जून में बंटवारे का माउंटबेटन प्लान आ गया और फिर जुलाई में ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करके इस उपमहाद्वीप की किस्मत पर आखिरी मोहर लगा दी। और बस हम कहानी के उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जहां आजादी का सूरज तो उग रहा था, लेकिन उस रोशनी के साथ साथ बंटवारे की एक बहुत ही दर्दनाक परछाई भी थी। ये जो 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, ये वो कानूनी दस्तावेज था जिसने ऑफिशियली ब्रिटिश राज को खत्म किया और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए देश बनाए। तो आजाद भारत की पहली कमान किन के हाथों में आई? प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन और पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी, और देश के पहले कानून मंत्री बने बी.आर. अम्बेडकर। इन्हीं नेताओं के कंधों पर एक बिल्कुल नए देश को बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और आखिर में एक सवाल जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि 1946 और 47 इन 2 सालों में जो फैसले हुए, जो समझौते हुए, जो टकराव हुए, उन्होंने आने वाली पूरी सदी के लिए दक्षिण एशिया की तकदीर को कैसे बदल दिया। ये एक ऐसी विरासत है जिसके साथ हम आज भी जी रहे हैं।